डियर स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा को हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसे अनोखी हड्डी, इसके लेखक है भीष्म साहनी का मैं आपको पाठ पढ़ा जा रहा हूँ। यह पाठ कहानी के रूप में है। प्रस्तुत कविता में लेखक ने मनुष्य के ऐसे शत्रु का परिचय करवाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह उसका लोभ अहंकार मनुष्य के विवेक को हर लेता है। अहंकार के मत में डूबा हुआ व्यक्ति अपने हित अहित के बारे में सोचने की शक्ति खो देता है। वह पूरी तरह से स्वार्थी हो जाता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले को शक्ति नहीं, समझदारी के वश में रहना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य ऐसे भी होते हैं जब अहंकार के वश में आज अपना केवल अहंकार के वश में अपने स्वार्थ के रूप में वो दूसरे को नहीं देखता है और अपना अहंकार में अपना सब कुछ खो देता है, उसके बारे में लेखक ने इस पाठ में लिखा है। कैसे कौन सा जैसा सवर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। देश देशांत में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उसके पराक्रम का कोई परवाह नहीं था। उनके बंदी राज उनके भीमकाल दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। तब भी महाराज की सेना किसी राज को रोक कर लौटती तो महाराज की विपिन की और सवन राज से और बढ़ जाती थी। उनके मुकुट में नए नए हीरे मोती चमकने लगे। महाराज की आंखें तब भी स्थिति से पटकी हुई थी। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखिर खेलने गए थे और दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखिर की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता नहीं चला। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थककर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। दूसरी क्षण महाराज ने आंखें उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। उसने ढलते सूरज के लाल प्रकाश के इसके सामने एक विशाल पर्वत की गौरवपूर्ण माथा उठाए खड़ा देखा। उसके चरणों में बड़ी झील बिछी हुई थी और झील इतनी स्वस्थ थी कि मनो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए वह दर्पण हो। पहाड़ की वादियों देवदार के वृक्षों से लदी हुई दाई और ढलान पर छोटा सा एक नगर बसा हुआ था। उसकी छतें सायकाल के धुंधले प्रकाश तक फैलती हुई नजर आ रही थी। अर्थात कहने का मतलब महाराज ने अपनी आंख उठाकर देखा तो बहुत ही अच्छा एक दृश्य देखा और उस दृश्य को देख करके पर महाराज बड़े खुश हुए। अपूर्व दृश्य को देखकर खुश हुए तो महाराज के मन में भी एक लालसा जगी। क्या महाराज अपूर्व दृश्य को देखकर एकटक रह गए। उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे। महाराज स्वयं बोले, मैं जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश मौजूद है। पास में खड़े एक महामंत्री हाथ बांध कर उत्तर दिया, महाराज यह राज आपकी राज सीमा के बाहर है। आपकी राज सत्ता नहीं, रास्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज का एक अंग नहीं है। मंत्री ने बताया नहीं महाराज। मंत्री ने बताया नहीं महाराज, यह छोटा सा स्वाधीन जो देश है यह आपका एक अंग नहीं, स्वाधीन देश है। इसके लोग मछलियाँ पकड़कर और अपना निर्वाह करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। अपने हाथों की उंगलियाँ मुट्ठी में समेट दिए महाराज ने दृढ़ निश्चय करके बोला कि मेरे जैसा अंग नहीं है। आज लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश की चढ़ाई करूँगा। मेरे राज्य की सीमा आप पर्वत शिखर होगा। महाराज वहाँ से लौट आए। अभी 10 दिन ही बीते दिन की एक शांत जल रहा थी जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हीं के खून से लाल वो होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को क्षत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पर पार करते करते नगर की दीवारों पर जा पहुंची। फिर मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के समय जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहाँ नगर पर मरघट की सी स्तब्धता छा जाती थी। वहीं कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर नहीं आता था। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मर्द संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को, और वे अपने जख्मों को सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में भी आशा की कोई रेखा न थी।
देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते थे। प्रातः काल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे। द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कौन है? कौन है? कोई बूढ़ा है। कौन है? कोई बूढ़ा है महाराज, कहता हुआ मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए हुए चला आया हूँ। एक मंत्री ने कहा कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा वह छद्म वेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया उनके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वो बहुत बूढ़ा है, लाठी के सारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की उसे स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद वृद्ध पुरुष वह लंबा मैला सा चौगा पहने अवस्था के भूत दबा हुआ अपनी लाठी झुकाकर चलता हुआ महाराज के सामने आकर और खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध? वो कह रहा है क्या वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला महाराज, समय तो मेरे पास ही बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीत चारों ओर गूंज रहे हैं, मैं आपके दर्शनार्थ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आप ही का सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर भी मेरा झोंपड़ा है। तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे अस्त्र से जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकाला। मुझे हड्डी के वजन के बराबर का सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी हड्डी थी। उसने देख करके अकस्मात हंसने लगे और वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुरंती पर सोना भी नहीं आएगा। वृद्ध, कुछ और मांगो मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कण भर सोना ही निधि के समान होगा महाराज ने हंसते हुए एक तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास खड़े चांदी के थाल में 200 मुद्रा उसके ओर फेंका और हड्डी को तोल लो वृद्ध। तराजू आया। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा और दूसरे में मुद्राएं। जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन 2 मुद्राएं और निकाल के पलड़े में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दाने के दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पलड़ा फिर भी उसी से भारी निकला। सब दरबारी चकित होकर और तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे। वृद्ध ने के हाथ बांध रहा। महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ, शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान के लिए नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन नहीं कर सके। एक बड़ी तराजू मंगवाई और उसके एक पलड़े पर एक तुच्छ हड्डी उसके चमकती मुद्राओं से भरा सारा थाल उड़ेल दिया, पर हड्डी का टुकड़ा फिर भी नहीं निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज बहुत बड़ा है। मैं आपके राज की धनराशि क्या संसार भर के राज्यों में भी इसकी तुलना का सोना नहीं मिल सकेगा। महाराज की सांसें फूल गई। नजर उठाकर बोले क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? हड्डी का यह कामना की हड्डी है। यह कामना की हड्डी है। देखिए, इसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि राजा ने अपनी सेना क्यों लौटा ली। यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, नहीं बुझती है। महाराज बिजली उठे और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर और झील के सामने खड़े हुए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी। झील का पानी अब भी लाल हो रहा था क्योंकि सब लोगों का खून निकल रहा था। झील के सामने महाराज बड़ी देर तक उस हड्डी को देखते रहे, कभी झील के रंजित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब धुंधुमी बजने का समय आया तो मछुआरा ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेना वापस लौट रही है और वनों के भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे वापस लौटने लगे। अर्थात महाराज ने अपनी सेनाओं को ले लिया और महाराज अपनी जो लड़ाई चल रही थी वो बंद हो गई। महाराज अपने आप में उस वृद्ध आदमी की बातों को समझ गया, बहुत लज्जित हुआ और महाराज ने भाई उसी समय लड़ाई को बंद कर दिया। देखिए पहले बच्चों, अब इसके बाद में अब अपनी बात है शब्दकोश की। कृष्णा पाठ की कहानी अपने पढ़ लिए। पाठ कहानी को विष्णु साहनी कहानी को पढ़ने के बाद में इसके शब्दकोश देखिए। आपको अपने HW की कॉपी में इसके शब्दकोश होमवर्क के रूप में आपको करने हैं। कृष्ण आंसर इसके
अब नेक्स्ट नंबर पर इसे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको। अब महाराजाधिराज माने कई राजा उनके अधीन हो, जिनके राज को जीत लिया हो, उसे कहते हैं महाराजाधिराज। पारावार जिसकी कोई पारावार अर्थात सीमा क्षितिज वह स्थान जहाँ पर आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। आखेट शिकार नेक्स्ट है। जल राशि पानी का बहुत बड़ा भंडार नेक्स्ट है। क्षतिक्षत तोड़ फोड़ और घायल। स्तंभता जड़ता स्थिरता। कराल डरावना बड़े दांतों वाला। दर्शनार्थ मिलने। और छदम वेश माने मिलावटी भेष। रत्ती भर माने थोड़ा भी जटिल बहुत कम। निधि माने खजाना। दुर्दुभी युद्ध के पूर्व बजाने जाने वाला एक प्रकार का बाजा जिन्हें कहते हैं दुंदुभी। अब आपको से बच्चों को SW ग्रुप में इस चैप्टर के शब्दार्थ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कल कराएंगे। यहीं पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है।